आगे देखो इसमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया की हालत, अभी हमने एग्रीकल्चर की पढ़ी ली है कि क्या थी। अब पढ़नी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था इंडिया में इंडस्ट्रीज का। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी जो इंडिया में डेवलप हो सके। उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप होने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, उसको भी डिक्लाइन कर दिया, उसको भी डाउनग्रेड कर दिया। क्यों कर दिया, क्या रीजन था उसका? मटेरियल, मेन उनका रीजन था कि यहां से रॉ मटेरियल यहां की इंडस्ट्री को ना यूज करने दिया जाए, और वो रॉ मटेरियल किसको यूज करने के लिए उन्होंने भेज दिया? अपनी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल यहां से अवेलेबल करा दिया। ठीक है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन था सेल्फ फिनिश गुड्स। वहां की जो इंडस्ट्रीज थी, अब उन्होंने रॉ मटेरियल यहां से ले गए, वहां माल तो बना लिया, वहां गुड्स तो बन गए, अब उसको बेचेगा तो वापस फिर से इंडिया का फायदा उठाया गया सेल्फ फिनिश गुड्स, इंडिया में फिनिश गुड्स बेचने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत थी वो ये थी कि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कि यहां पर कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं। कैपिटल गुड्स होती कौन सी हैं? जो हैवी गुड्स बनाती है ना, जैसे मशीन्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, टूल्स हो गए, जिससे मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिससे और फैक्ट्रियां खुलेंगी। यानी कि एक देखो, अगर मशीन नहीं बनेगी तो यानी कि एक और फैक्ट्री नहीं खुलेगी, क्योंकि उस फैक्ट्री के लिए मशीन तो चाहिए ना। तो मशीन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री यहाँ पे थी ही नहीं, उनको डेवलप नहीं होने दिया गया। किस लिए? ताकि दे मेक इंडिया डिपेंडेंट ऑन देम ऑलवेज, कि ताकि इंडिया हमेशा कैपिटल गुड्स के लिए उन पे डिपेंड रहे। अब कैपिटल गुड्स के लिए उन पे डिपेंड है तो इसका मतलब हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज कुछ बनाएंगी नहीं, तो फिर वो फिनिश गुड्स हम कहां से लेंगे? इसका मतलब हम इसके लिए भी उन्हीं की इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। तो देखो, अपने उनकी इंडस्ट्रीज प्रमोट हो गई ना। तीसरी हालत देखो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स क्या बोलते हैं? प्रिंसली कोर्ट्स होते हैं जो यहाँ पर पहले राजा महाराजा रजवाड़े थे, उन्हें हम प्रिंसली कोर्ट्स बोलते हैं। तो उन्होंने आते ही उन प्रिंसली कोर्ट्स को खत्म कर दिया, डिसअपीयर करवा दिया, उनको खत्म कर दिया। एंड ऑफ राजाज, नवाब, प्रिंस, ये सब जो थे हमारे यहाँ होते थे पहले, उनको खत्म कर दिया। दे यूज टू पेट्रोनाइज हैंडीक्राफ्ट, और यही जो राजा, नवाब और प्रिंस वगैरह जो होते थे, ये पेट्रोनाइज करते थे हैंडीक्राफ्ट को। इसके पैटर्न थे, पैटर्न का मतलब इन राजाओं का हाथ था हैंडीक्राफ्ट के जो कारीगर थे उनके ऊपर, कि तुम जो भी बनाओ हम अपने आप आगे बेच लेंगे। तो वो पैटर्न थे ये राजा नवाब वगैरह हैंडीक्राफ्ट के। अगर ये राजा नवाब ही डिसअपियर हो गए तो इसका मतलब जो उनके पैटर्न थे हैंडीक्राफ्ट के वो खत्म हो गए। तो इसका मतलब उसके बाद क्या हुआ? सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डीके हो गई, सब बर्बाद हो गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई। ओवरबर्डन, अब वो बेरोजगारी कहां गई? एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए सारे, तो वहां पर ओवरबर्डन हो गया ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये प्रिंसली कोर्ट्स के डिसअपियर होने से ये सारे इफेक्ट हुए। उसके बाद फोर्थ है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस समय जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में थी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो उनको वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी, वो लिमिटेड थी ओनली टू रेलवेज, पोर्ट्स और पावर। सिर्फ इतने ही पैसे थे उस समय पब्लिक सेक्टर के पास, क्या वो इतना ही डेवलप करती थी कि सिर्फ रेलवे, पोर्ट और पावर के ऊपर ध्यान देते थे। बाकी और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कोई इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की गई, मेजर इंडस्ट्रीज। उसके बाद और इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत देखो, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। उस समय हमारे यहाँ जो टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ TARIF टैरिफ होता है, टैक्स पॉलिसी। वो टैक्स पॉलिसी कैसी थी? देखो, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है रॉ मटेरियल तो कोई टैक्स नहीं है। इंपोर्ट करना है अगर हमें फिनिश गुड्स, मतलब ब्रिटेन को अगर हमें रॉ मटेरियल देना है, कोई टैक्स नहीं। ब्रिटेन से अगर हमें इंपोर्ट करने हैं फिनिश गुड्स, कोई टैक्स नहीं। यानी कि सब देखो उनके फायदे के लिए। और हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और यहां से अगर हैंडीक्राफ्ट अगर हमने बाहर बेचते हैं तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी, बहुत ज्यादा टैक्सेस।
तो देखो कैसी टैक्स टैरिफ पॉलिसी, एकदम डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अप्लाई की, एप्लीकेबल कर रखी थी इंडिया के ऊपर। तो ये हालत थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर से देख लो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हैंडीक्राफ्ट खराब हो गया था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा का सारा ब्रिटेन जा चुका था और वहां से गुड्स आ गए थे, फिनिश गुड्स, यहां बेचने के लिए। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कभी भी यहाँ पे डेवलप नहीं हुई। प्रिंसली कोर्ट्स डिसअपियर हो गए, राजा नवाब प्रिंस वगैरह, और यही सब पैटर्न थे हैंडीक्राफ्ट के, इसलिए हैंडीक्राफ्ट डीके हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ओवरबर्डन हो गया। लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ रेलवे, पोर्ट और पावर तक था, ज्यादा नहीं था। और जो टैरिफ पॉलिसी थी, जो टैक्स पॉलिसी थी, बहुत भेदभाव वाली थी, क्योंकि एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना तो कोई टैक्स नहीं, फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करने इंडिया में कोई टैक्स नहीं, और अगर यहां से हमें हैंडीक्राफ्ट भेजने हैं कहीं पर तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स। ठीक है, अगला है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में पहला पॉइंट देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। ये हमने यहां भी बात की है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, जो व्यापार जो हम बाकी कंट्रीज से करते थे। देखो हम ऐसे थे कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे, और इंपोर्ट करते थे हम फिनिश प्रोडक्ट, जो वहां पे बन गई चीजें उसको हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी इसका इसमें फॉरेन ट्रेड में देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो चुकी थी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज पे। 50% ट्रेड जो हमारा था वो रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ब्रिटेन से ही होता था 50%, बाकी 50% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 50% सिर्फ एक कंट्री ब्रिटेन के साथ। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, प्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, कि जो हमारा ट्रेड था वो बेशक सरप्लस में था, हमारा जो बीओपी था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना लेना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना देना, तो हम सरप्लस में थे। क्यों थे सरप्लस में? क्योंकि हम एक्सपोर्टर थे, बहुत ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल था, उसके एक्सपोर्टर थे। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हमारा बीओपी सरप्लस में था। अब वो जो सरप्लस था वो यूज कौन कर रहा था? वो सरप्लस यूज हो रहा था टू मीट एक्सपेंस ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो वॉर पे खर्च करती थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स का खर्चा हुआ था वो सब उसने इंडिया के सरप्लस से वसूल किया। टू मीट एक्सपेंस ऑफ एडमिन ऑफ ब्रिटिशर्स, जो भी सरप्लस हमारा था इंडिया का, वो सब उन्होंने अपने एडमिन के खर्चों में, एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन के खर्चों में उन्होंने यूज किया। और टू इम्पोर्ट सर्विस, और जो उनको ब्रिटिशर्स को सर्विस चाहिए थी बाहर की कंट्रीज से, हमारा सरप्लस लेकर उन्होंने अपने लिए सर्विसेज मंगवाई। तो ये फॉरेन ट्रेड था हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। एक तो हम एक्सपोर्टर बन चुके थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्टर बन चुके थे हम फिनिश प्रोडक्ट्स के। ये हमारा फॉरेन ट्रेड ऐसा चल रहा था। दूसरा, हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, उनका अधिकार था। 50% वो अपनी ही कंट्री से बिजनेस करवाते थे, और जो हमारा फॉरेन ट्रेड से जो भी हमें सरप्लस मिलता था वो सब वो अपने वॉर एक्सपेंस के लिए, अपने एडमिन एक्सपेंस के लिए, और अपने इंपोर्ट, अपनी सर्विसेज के इंपोर्ट के लिए खर्च करते थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में पहला पॉइंट देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। ये हमने यहां भी बात की है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, जो व्यापार जो हम बाकी कंट्रीज से करते थे। देखो हम ऐसे थे कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे, और इंपोर्ट करते थे हम फिनिश प्रोडक्ट, जो वहां पे बन गई चीजें उसको हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम अपनी इंडस्ट्रीज तो कुछ हमने पढ़ ही लिया कि इसमें कुछ था ही नहीं हमारी इंडस्ट्री। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे कुछ डेवलप थी ही नहीं, तो इसलिए ऐसा हो रहा था, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स। दूसरी इसका इसमें फॉरेन ट्रेड में देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो चुकी थी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज पे। 50% ट्रेड जो हमारा था वो रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ब्रिटेन से ही होता था 50%, बाकी 50% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 50% सिर्फ एक कंट्री ब्रिटेन के साथ। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, सरप्लस ट्रेड बट नॉट, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, कि जो हमारा ट्रेड था वो बेशक सरप्लस में था, हमारा जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पढ़ चुके आप लास्ट क्लास में।
बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ चुके हो आप लास्ट बुक के अंदर, कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना लेना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना देना, तो हम सरप्लस में थे। क्यों थे सरप्लस में? क्योंकि हम एक्सपोर्टर थे, बहुत ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल था, उसके एक्सपोर्टर थे, ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हमारा बीओपी सरप्लस में था। अब वो जो सरप्लस था वो यूज कौन कर रहा था? वो सरप्लस यूज हो रहा था टू मीट एक्सपेंस ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो वॉर पे खर्च करती थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स का खर्चा हुआ था वो सब उसने इंडिया के सरप्लस से वसूल किया। टू मीट एक्सपेंस ऑफ एडमिन ऑफ ब्रिटिशर्स, जो भी सरप्लस हमारा था इंडिया का, वो सब उन्होंने अपने एडमिन के खर्चों में, एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन के खर्चों में उन्होंने यूज किया। और टू इंपोर्ट सर्विस, और जो उनको ब्रिटिशर्स को सर्विस चाहिए थी बाहर की कंट्रीज से, हमारा सरप्लस लेकर उन्होंने अपने लिए सर्विसेज मंगवाई। तो ये फॉरेन ट्रेड था हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लो, रोड्स, रेलवेज, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट। उस समय रोड्स बिल्ट की, नो डाउट, ब्रिटिशर्स ने रोड्स बिल्टअप किया। जो नेशनल हाईवे आप देखते हो, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन किसके लिए? फॉर मोबिलाइजिंग द ब्रिटिश आर्मी, ताकि ब्रिटिश आर्मी एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज, मतलब जा सके, मूव कर सके, मूवमेंट कर सके, तो इसके लिए उन्होंने रोड्स बनाए अपने बेनिफिट के लिए। रेलवे को उन्होंने डेवलप किया 1850 में फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि अब उनको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना था, पूरी इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है। कैसे होगा? रेलवे से उन्होंने डेवलप किया और सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे और अपनी इंडस्ट्रीज में, ब्रिटेन में भेजते थे, इसलिए उन्होंने रेलवे डेवलप की। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने डेवलप किया, बट उतना अच्छा नहीं था, पुअर कंडीशन थी एंड फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री लेवल, और एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल से बहुत बहुत कम था। तो ये हालत थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की, कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।